Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। गुड Good morning, मॉर्निंग sir. मॉर्निंग सर। So, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और जैसे आप लोगों ने जो बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाकी जो टॉपिक्स आप मैकेनिक्स हो, ईएमटी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप थर्मोडायनामिक्स हो, आपने देखा होगा हर जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज तो जरूर होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डेरिवेटिव। इक्वेशन के अंदर अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। Read the first point. It is an equation containing derivatives of various orders. मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो इट कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डेरिवेटिव होगा ये एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स होंगे, डिफरेंट ऑर्डर के हो सकते हैं, और डेरिवेटिव्स एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे। जैसा हमें पता है डेरिवेटिव भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव्स की बात की गई है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी हो सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी हो सकता है। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है तब हम बोलेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोनों टाइप के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें, अब देखो जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? वन। ओनली वन। y is a function of x only. x is the independent variable. और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे इसमें आप देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, x एंड y। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज फाई एंड फाई इज a फंक्शन ऑफ x एंड y। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब अगर आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी रह सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी रह सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जैसे बताया गया ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी हो सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट कैटेगरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है इसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे? ओनली वन। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कंटेन ordinary derivatives with respect to one independent variable, and these are some examples. अब देखिए इसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं dy dx, d2y dx2, सारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? ओनली वन, x. So these are some examples of
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में है ये, सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप्स हम वन बाय वन विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने जो डिफरेंट टॉपिक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखे होंगे वो इसी टाइप के हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखा होगा, थर्मो में भी देखा होगा, मैकेनिक्स में भी तो ज्यादा काफी ज्यादा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डन सर। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो सेकंड टाइप, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से पता चल गया होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। So this type of equation contains partial derivatives with respect to two or more independent variables. तो इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो सकता है। These are three well-known examples of partial differential equation from physics: Laplace equation, wave equation and heat equation. अब देख सकते हैं इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा है। जैसे यहां पर एक्स वाई जेड तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो लैप्लास इक्वेशन है उसमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। वेव इक्वेशन, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड टी। और हीट इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट, एक्स एंड टी। लैप्लास इक्वेशन आप लोगों ने ईएमटी में पढ़ा होगा, वेव इक्वेशन भी देखा होगा आप लोगों ने ईएमटी में भी या वेव्स ऑसिलेशन में भी, और हीट इक्वेशन आप लोगों ने थर्मोडायनामिक, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले पार्ट में देखा होगा। तो दीज आर थ्री वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फिजिक्स में यूज होता है। नोट डाउन कर लीजिए। हमारे सिलेबस में ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैम में सर। बाकी किसी भी एग्जामिनेशन में पार्शियल से क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक। ओके। एनीवन, ये जो लैप्लास इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन जो आप ईएमटी में पढ़ते हैं, इसमें फाई जो है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है? पोटेंशियल। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वी। ये जो वेव इक्वेशन आप पढ़ते हैं, वेव इक्वेशन, अगर हम ईएमटी की बात करें, ईएमटी में आप ऐसे वेव इक्वेशन पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वहां पे फाई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या अगर हम वेव्स ऑसिलेशन की बात करें, उस केस में फाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। हीट इक्वेशन में फाई क्या होता है? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? ये इतना, इसमें लेट आंसर नहीं होना चाहिए। हीट इक्वेशन बोला गया है, वेव फंक्शन। फाई क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। हीट इक्वेशन में फाई जो है वो टेम्परेचर। वैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम
श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं, वो भी क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वेव फंक्शन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एंड टी, पोजीशन एंड टाइम। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वो भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जांपल है। ऑल्दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिकल फिजिक्स के सिलेबस में, बट हमने जब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया था तो वहां पे बताया गया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एक इनका नाम क्या था? सेपरेबल वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक, राइट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है इनको भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से ही सॉल्व किया जाता है, जैसा हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे बताया। नोट डाउन हो गया है? यस सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सिलेबस में ना होने का मतलब यह है कि इससे क्वेश्चन मतलब सिलेबस में कहीं मेंशन भी नहीं किया गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। ऑब्वियसली श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब तो आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक पता हो ही जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन कैल्क में सॉल्यूशन पूछा नहीं जाता, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा है, पता है आपको। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। एंड व्हाट इज डिग्री? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको ऑर्डर बोला जाता है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे some examples, suppose equation is d2y dx2 plus 5 dy dx plus 6y equal to cos x, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताइए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है? टू। ऑलवेज सिर्फ हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, सेकेंड ऑर्डर। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टर्म का पावर कितना है? 1। तो डिग्री क्या होगा? 1। तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको ऑर्डर पता चलेगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो डिग्री होगा। बाकी कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो टर्म है उसको चेक करना है। जैसे अनदर एग्जांपल, dy dx होल क्यूब प्लस d2y dx2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सपोज ऐसा एक इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? ऑर्डर 2 डिग्री 1। हमें सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पावर है 1, इसका मतलब डिग्री हो जाएगा 1, फर्स्ट डिग्री। ऐसा नहीं है जी dy dx का पावर तो ज्यादा दिख रहा है 3, हाईएस्ट पावर को डिग्री नहीं बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर होता है, बाकी यहाँ पे 3 4 कुछ भी रहे। तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कभी कभी हो सकता है जो फ्रैक्शन रह जाए। सपोज ऐसा है dy dx
होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताइए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? वन है, डिवाइड dx ही है, लेकिन इसका पावर क्या है? 3/2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर अगर 3/2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। जो फ्रैक्शन है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर अपने स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा dy dx होल क्यूब विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। जस्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो पावर में अगर आपका फ्रैक्शन आता है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस फ्रैक्शन को रिमूव करना है, मतलब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पे चेक करो, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 और डिग्री 3 3। तो फ्रैक्शन आता है तो पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? यस सर Yes, sir. सर वो हीट इक्वेशन जो आपने बताया था वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना? स्क्रीन गायब है क्या? हाँ भाई अरे हाँ वही लगा मेरा नेटवर्क और स्क्रीन दिख रहा है? यस सर हाँ सर। तो ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, व्हाट इज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। उनमें एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको बोला जाता है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं? सॉरी। तो an ordinary differential equation is said to be a linear differential equation if these two conditions satisfied. First condition, powers of dependent variable and its derivatives are equal to 1. जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स है उनका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जितने भी टर्म्स है ऐसे। नॉर्मली अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लेते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y एंड इनके जो डेरिवेटिव्स है इन सब का पावर 1 होना चाहिए, जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे। ऐसा नहीं जो एक का भी 1 से ज्यादा हो गया या 1 नहीं हुआ। डिपेंडेंट वेरिएबल और जितने भी डेरिवेटिव्स है सबका पावर 1 आना चाहिए। एवरीवन शुड हैव पावर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर आर नो टर्म्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन containing the product of
dependent variable and derivative or two derivatives of different order or both. मतलब इक्वेशन के अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए. There should not be no terms which contains the product of dependent variable and derivatives or two derivatives. मतलब इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y इंटू डेरिवेटिव या y इंटू डेरिवेटिव. डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, या दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट dy dx इंटू d2y dx2. ऐसे टर्म्स इक्वेशन में नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तब हम बोलेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सर बताइए. सर अगर x dy/dx हुआ तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. y dy dx नहीं होना चाहिए. बोला अगर डिपेंडेंट और डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. यस सर. और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन की बात इसलिए कर रहे हैं, आप लोग फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आप चेक करके देखेंगे ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और इनको सॉल्व करने का टेक्निक होता है. ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा तो उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नोट डाउन कर लीजिए. वाई स्क्वायर भी रहता है सर, वाई स्क्वायर भी रहता तब भी नहीं लेंगे ना. वाई स्क्वायर होगा तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. हाँ, y का पावर 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता. डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डेरिवेटिव्स है उनका पावर 1 होना चाहिए. यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर y और जितने भी डेरिवेटिव्स है सबका पावर 1 होगा. इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होगा? 1. ऑलवेज 1. डिग्री ऑलवेज 1 होगा, बिकॉज सबका पावर कितना है? 1 है. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर. मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट पावर सॉरी डिग्री ऑलवेज क्या होगा? 1. राइट डाउन दिस पॉइंट. order of a linear differential equation, order of a डिग्री linear differential equation सर डिग्री होगा ना? लिखिए, बता रहे. order of a linear differential equation can be any positive integer order of a linear differential equation can be any positive integer but its degree will be 1.
but its degree will be 1. The order of a linear differential equation can be any positive integer 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट इसका डिग्री ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज जितने भी ऐसे टर्म्स है सबका पावर 1 होना चाहिए, तभी लीनियर बोलेंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर अगर cos y दिया रहता है इक्वेशन में, या मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो लीनियर नहीं होगा। नहीं, cos y के एक्सपेंशन में पावर क्या होता है? हाँ y वही का सर एक्सपेंशन देख रहा था। इवन पावर्स होंगे सर, मतलब 0 से स्टार्ट। 1 से ज्यादा होगा तो लीनियर नहीं होगा पावर। सो जस्ट 1 मिनट। जैसे बताया गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, ये जनरल फॉर्म है, nth ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे जो a नॉट a n है, क्या बोला गया है? क्या है? a नॉट a1 a2 a n, इट विल बी आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ये आइदर फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट होगा, y का फंक्शन नहीं हो सकता। ये कोएफिशिएंट जो है ये x का फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट y का फंक्शन नहीं होगा। आइदर x का फंक्शन और y का फंक्शन। अगर ये सॉरी आइदर x का या कांस्टेंट होगा। अगर y का फंक्शन हुआ, क्या प्रॉब्लम होगा? अगर ये y का फंक्शन हो जाता है तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा कैटेगरी खत्म हो जाएगा। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करेगा। अगर यहाँ पर y का फंक्शन होता है, सपोज यहाँ पे y होता है या y का फंक्शन होता है, तो दूसरा जो कंडीशन बताया गया था वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कोएफिशिएंट आइदर कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकता। y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तब देखिए दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। y पावर कितना है? 1। dy dx d2y dx2 जितने भी डेरिवेटिव्स है सबका पावर कितना है? 1। और ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो सकता है x इंटू डीवाई dx, बट डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डेरिवेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल फॉर्म है। अगर हम पर्टिकुलरली, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। अगर हम पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बात करें, हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो टर्म्स आएंगे, a1 dy dx प्लस a0 y इक्वल टू f ऑफ x। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक रहेंगे, ये तीन टर्म आ जाएंगे, लेफ्ट में 2 और राइट में 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। इसके कुछ एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, जैसे जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं वैसे कुछ एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप एलआर सर्किट पढ़ते हैं, सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट, उसमें कर्चॉफ्स केवीएल जब अप्लाई करते हो, कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ जब अप्लाई करते हैं, केवीएल जब अप्लाई करते हैं, तो वहां पे एक इक्वेशन जो आता है एल डी आई डी टी प्लस आई इंटू आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, सपोज वी नॉट। दिस इज फॉर सीरीज एलआर सर्किट। केवीएल अप्लाई करने के बाद ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप करंट का टाइम वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। पढ़ा नहीं है? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे आप चेक करके देखो, ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट का है।
इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? आई हो जाता है सर। आई, करंट। तो देखो आई का पावर कितना है 1, DIDT का पावर कितना है 1, एंड आई इंटू DIDT ऐसा कोई टर्म नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट नहीं। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। ये आप लोग सीरीज LCR सर्किट जब पढ़ते हैं उसमें एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन आता है, सीरीज LCR, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, तीनों जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं आप, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, एनीवन क्या इक्वेशन आता है? एनीवन? इंडक्टर का लॉन्ग कितना होगा, ये- पोटेंशियल ड्रॉप? सर वो तो LDIDT DIDT प्लस रजिस्टर क्या लॉन्ग होगा? प्लस IR IR, और कैपेसिटर क्या लॉन्ग? प्लस 1/C इंटी d² p/dt। इंटीरियर ये होता है, ये होता है। कैपेसिटर का लॉन्ग कितना होगा? Q/C। नाउ इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए और एक बार डेरिवेटिव करते हैं और एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा L इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस R इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और dQ dt को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज dQ dt? I। और राइट हैंड साइड में C सर 1/C, C इंटू I 1/C, और राइट हैंड साइड में dt ऑफ V0। अगर V0 कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0। 0 और V0 अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो उसका जो भी डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सीरीज LR सर्किट में KVL अप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। चेक कीजिए, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, सॉरी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो दो क्राइटेरिया बताया गया था ना, दोनों को सेटिस्फाई करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल है I करंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है T टाइम। जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में 1D बॉक्स पोटेंशियल पढ़ते हैं, 1D बॉक्स पोटेंशियल, 1D बॉक्स पोटेंशियल में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आया था? d2 dx2 प्लस 2m by h cut v0 square माइनस e बराबर 0। e माइनस v ऑफ x। v ऑफ x कितना होता है बॉक्स पोटेंशियल में? 0। 0 अब देखिए ये भी एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। साई डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज फॉर 1D बॉक्स पोटेंशियल। हमने क्वांटम में डिस्कस किया है। या 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लीजिए, उसमें जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आता है, इंडिपेंडेंट सॉरी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आता है। टाइम डिपेंडेंट लेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। साई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, अब चेक कर सकते हैं। तो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो हम डील करते हैं ना, वो लीनियर इक्वेशन ही होता है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मे बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट या सेकेंड ऑर्डर ही आता है, बट लीनियर इक्वेशन आता है। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। तो फिजिक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी जगह पे हम यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So next part, solution of the differential equation। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, और सॉल्यूशन को देख के अगर आपको क्वेश्चन में से सॉल्यूशन देके रखा है
उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करेंगे? तो एक तो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है, और अगर सॉल्यूशन गिवन है तो क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन पता कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे? देखिए, पहले सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने कहां पे देखा है? स्कूल लेवल से देखा है, काफी सर वेल नोन एसएचएम वगैरह में रहता है ऐसा। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द एसएचएम प्रॉब्लम। ऐसा ही आता है, वहां पे एक एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर आता है, वहां पे फॉर्म रहता है d2y dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन लुक्स लाइक दिस, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो आप देखिए यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? y। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ये जो रिलेशन है ये क्या y और x के बीच में रिलेशन नहीं है? यस सर। तो यही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, नाउ इस सॉल्यूशन में अब देखो दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, इनको बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जनरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। एज वी नो, इन कांस्टेंट का वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री। क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन होता है, उन कंडीशन को यूज करके आप इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में ऑलवेज आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, और क्वेश्चन में जो कंडीशन है उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है उससे क्या आप डिफरेंशियल इक्वेशन बता सकते हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर इज यस। हम सॉल्यूशन देख के भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? अब आप यहां पे नोटिस करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर। और सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 2 है। दो है। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है और सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये ऑलवेज फिक्स्ड है। तो थर्ड पॉइंट यहां पे लिखा गया, देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स present in the solution will be equal to the order of the differential equation. Number of arbitrary constant present in the solution will be equal to the order of the differential equation. सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे? सिंगल। एक। वन। सेकेंड One ऑर्डर तो- इक्वेशन है तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को डिसाइड करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी a इज इक्वल टू b भी आ जाता है, तो तब भी हम 2 ही कह रहे हैं क्या? ए इक्वल टू बी अपने आप नहीं आता ना, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अभी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया है, तो सर हम इन जनरल बोल रहे हैं ये। जनरल सॉल्यूशन है। हाँ।
हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन पता है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करेंगे। ठीक है, आपको जस्ट ध्यान रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वल होते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच सॉल्यूशन इज गिवन एज फॉलोइंग। तो सॉल्यूशन गिवन है, बोला गया है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सेकंड ऑर्डर होगा सर। राइट, ये जो सॉल्यूशन है इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं। an5 2 a and 5। तो देयर आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अभी कोई कंडीशन तो गिवन है नहीं, इसका वैल्यू तो हम ऐसे बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देयर आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है वही ऑर्डर होता है। तो अगर ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पहले तो ये आइडिया लगाना है, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब उसके अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। तो कितनी बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, 2 बार। 2 बार सर। तो आपको ऑर्डर पता चल गया, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। तो आपको इस सॉल्यूशन का 2 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के टाइम पे ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है या डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉल्यूशन में। Solution. सॉल्यूशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे आपको इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, बिकॉज दिस कांस्टेंट प्रेजेंट ओनली इन द सॉल्यूशन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिर्फ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे आपका एम होना चाहिए हमें इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो देखिए डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करने पे साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये बन जाएगा 4a cos 4t प्लस 5। दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे, सर dy बाई dt होगा। dt होगा सर। ओह राइट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन किया जाएगा -16a इंटू साइन 4t प्लस 5। अब बताइए 2 बार आपने डेरिवेटिव किया है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है वो क्या एलिमिनेट हो गए। नहीं सर यहाँ पे तो दिख रहे हैं, a भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यस तो सर। भाई ये वही तो है जो सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dt2 प्लस 16y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो है नहीं ना। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ये आपको मेन एम होना चाहिए। ये डेरिवेटिव तो करेंगे और डेरिवेटिव करने के टाइम पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो हमने इस पूरे को y रिप्लेस कर दिया, तो देखो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टेप क्या, सर, फर्स्ट ऑर्डर से करके
एक को एलिमिनेट करके फिर दूसरे में डाल के मैं कर रहा, तो वैसा नहीं होगा। हमें तो 2 बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो पहले 2 बार डेरिवेटिव कर लीजिए, उसके बाद एलिमिनेट कीजिएगा। Okay. यहाँ पे करेंगे तो फिर कॉस को क्या लिखना पड़ेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। बेटर है जितनी बार डेरिवेटिव करना है वो पहले कर लीजिए। तो पहले आपको चेक करना है कितने कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 है, उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। कितना आ गया, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर आने का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, तो 2 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो 2 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया। और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के टाइम पे ध्यान रखना है आपको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उनको एलिमिनेट करना है। तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Another example. Please try to solve it. Find the differential equation for which solution is given. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन क्या गिवन है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 2। 2, a एंड b। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। second order. It is a solution of second order ordinary differential equation. तो कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार। और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि आपको a और b इन दोनों को एलिमिनेट करना है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उनको एलिमिनेट करना है। Let's check. तो अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हैं dy dx, ये आएगा 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। और दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे यह आ जाएगा 2a। 3 बार डेरिवेटिव नहीं कर सकते बिकॉज ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आएगा, तो 3 बार डेरिवेटिव करने का कोई मतलब नहीं है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो मैक्सिमम 2 बार ही डेरिवेटिव करेंगे। ये 2 बार डेरिवेटिव करने पे क्या कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए सारे, No, sir. नहीं सर, करना पड़ेगा। नो। एक एलिमिनेट हुआ, एक दिख रहा है, ये बी तो हट गया बट ए तो नहीं हटा है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पे 2 रिलेशन आया है ना, यहां से आप ए के बदले क्या लिख सकते हो, 1/2 d2y dx2। आपको ए को एलिमिनेट करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ए के बदले आप ये रिप्लेस कर देंगे, और बी के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, देखिए यहां से जो पता चल रहा है, यहां से बी के बदले आप क्या लिख सकते हो, dx minus 2x। dy अपॉन dx अपॉन माइनस 2ax।
dy dx माइनस 2ax। अब a ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, उसको यहाँ पे रिप्लेस कीजिए। तो dy dx माइनस 1/2 1 हो जाएगा, ये होगा x इंटू d2y dx2। तो b जो है, b के बदले हम ये रिप्लेस करेंगे, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव आ सकता है, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी आर्बिटरी कांस्टेंट्स के बदले ये डेरिवेटिव्स रिप्लेस करेंगे। किसमें रिप्लेस करेंगे, जो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारे पास है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो a के बदले आ जाएगा 1/2 d2y dx2 और b के बदले अभी कैलकुलेट किया वो रिप्लेस कीजिए, dy dx जस्ट 1 मिनट, इसके बदले आया dy dx माइनस d2y dx2, सॉरी x भी है, d2y dx2 इंटू x। तो b के बदले ये रिप्लेस कर दिया और b के साथ और एक x था, तो बाहर x मल्टीप्लीकेशन। नाउ जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या इक्वेशन आ रहा है, वही फाइनल आंसर है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना था। लीनियर सेकंड ऑर्डर आ रहा है सर। मल्टीप्लाई कीजिए, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आइए, ये आएगा एक्स स्क्वायर, जस्ट 1 मिनट, एक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस क्या आ रहा है, प्लस माइनस जो भी है चेक कीजिए, सर 2 भी है एक नीचे में, माइनस dy/dx प्लस y बराबर 0। minus 2x dy by minus dx 2x माइनस 2x dy/dx plus y. 2y नहीं आ रहा है, plus 2y Yes, equals 2y. y. 2 भी है। तो एक्स स्क्वायर d2 सर अलग अलग दो जगहों पे है, हाफ d2y by dx स्क्वायर और उधर मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो नीचे बाई 2 दिया है, नहीं आपने Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया। चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। So ये लास्ट वाला -2y नहीं होगा। -2y नो, सही, -x dy by dx plus 5 चेक कीजिए, प्लस ही है सर, यही प्लस ही आएगा, ये सही है ये यार क्लियर एवरीवन? यस यस यस, ओके। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जो सॉल्यूशन गिवन है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके डिफरेंट टाइप्स 5-6 टाइप्स हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टाइप 1
आई थिंक इज द मोस्ट कॉमन वन, ये आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्मेट का, dy dx इक्वल टू f ऑफ xy। ठीक है, अब मान लीजिए राइट हैंड साइड में जो xy का फंक्शन है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, फाई ऑफ x इंटू जी ऑफ y। इसको बोलते हैं सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म का मतलब है जो x और y का डिपेंडेंसी है उसको आप अलग अलग प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ना होकर डिवीजन भी हो सकता है, उसको भी सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। मतलब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस, और किसी ने ऐसे लिखा फाई ऑफ x और जो g ऑफ y आएगा उसको इस तरह से लिख दिया 1/h ऑफ y। बात एक ही है। तो प्रोडक्ट का फॉर्म भी आ सकता है या डिवीजन का फॉर्म आ सकता है। तो x डिपेंडेंसी अलग, y डिपेंडेंसी अलग, दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का डिवीजन, इसको बोलते हैं सेपरेबल फॉर्म। जरूरी नहीं है जिन एवरी क्वेश्चन ये सेपरेबल फॉर्म बने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा फॉर्मेट बनेगा, आइदर प्रोडक्ट और डिवीजन, उसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जिसमें नहीं बनेगा उसके लिए अलग टेक्निक है। सपोज ये फॉर्मेट आ गया, इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1/g ऑफ y dy। जो y वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और x वाले पार्ट को राइट हैंड साइड, फाई ऑफ x dx। इससे फायदा ये हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y ओनली, एंड राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। एक तरफ x का फंक्शन है, एक तरफ y का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं? इंटीग्रेट। जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज आपने स्कूल लेवल में पढ़े थे, जो टेक्निक थे, स्पेशली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आप पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। तो इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे? एक होगा, बिकॉज इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 1। इंटीग्रल से आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। हो सकता है कोई जो ऑप्शन हो उसमें जनरल सॉल्यूशन ही दिया गया हो, वो तो ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मली क्या होता है, एक कंडीशन गिवन होता है, उस कंडीशन को अप्लाई करके आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे? अप्लाई द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो भी कंडीशन गिवन होगा उसके अगर गिवन है तो, अदरवाइज जनरल सॉल्यूशन तक ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करेंगे, इससे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये नाम इस ऐसे लिखा गया है, जनरल सॉल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जो जनरल सॉल्यूशन है, इस फॉर्मेट के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट मेनी। बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो जो जनरल सॉल्यूशन है
इस फॉर्मेट के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए जनरल सॉल्यूशन लिखा गया है। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ऐसा एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वैसा एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्मेट के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. तो इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Please try this question. कोर्स कब तक पूरा होता है जनरली? जो लास्ट बैच स्टार्ट हुआ है ना, जो प्रीवियस ईयर के है उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। नॉर्मली देखा गया है जो जैसे जुलाई में बैच जो स्टार्ट हुआ था, जो लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था, उसका जनवरी 15 तक तो जाता है। जो लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 30 जुलाई लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था ना। यस सर। तो Yes, sir. उनका नॉर्मली 15 जनवरी मतलब जनवरी के मिड तक तो जाता है ये सिलेबस। लास्ट 2 इयर्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो जाता ही है। और उनके पहले जो आई थिंक 25 मई के जो है उनका थोड़ा कम टाइम लगेगा, बिकॉज जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में आई थिंक 25 मई बैच में कौन से टॉपिक है? डिफरेंशियल बचा हुआ है, मैट्रिसेस बचा हुआ है, और आई थिंक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बचा हुआ है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस शायद हो गया था। हो गया है? हाँ, हो गया है, चलो ठीक है ठीक है। तब तो दो ही टॉपिक है, डिफरेंशियल मैट्रिसेस। और सब वो कब तक हो जाएगा हमारा? हम्म? वो हमारा कब तक हो जाएगा? देखिए अब क्लास के फ्रीक्वेंसी पे जो डिफरेंशियल में 6-7 लेक्चर लगते हैं, मैट्रिसेस में 10 अराउंड लेक्चर, तो 15-16 लेक्चर मान लीजिए, दो टॉपिक मिला के। दिसंबर में तो हो ही जाएगा सर आराम से। हाँ हाँ, उसके अंदर तो हो ही जाएगा आराम से। 15-16 लेक्चर तो मुझे लगता है मैं ट्राई करूंगा टीएफआर के पहले खत्म कर देने के लिए। एंड Okay, टीएफआर का एग्जाम कब है? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर। तो ट्राई करेंगे जो मैक्सिमम हो जाए उसके पहले। थैंक यू सर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy dx इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर y माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कंडीशन गिवन है। ये ब्रैकेट के अंदर ये x का वैल्यू है, एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू कितना है? 0। ये बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन है उसको आप लिख सकते हो dy dx इक्वल टू ई टू द पावर y इंटू x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर y का फंक्शन, आई थिंक इसको जो भी नाम जो भी दिया गया था, क्या था? g ऑफ y, आई थिंक दिस इज फंक्शन ऑफ y एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x। दोनों को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ना होकर डिवीजन भी हो सकता था। तो x और y डिपेंडेंसी को अलग अलग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर अगर y वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये होगा e टू दी पावर माइनस वाई dy, और x को राइट हैंड साइड में x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, लेफ्ट हैंड साइड y का फंक्शन है, राइट हैंड साइड x का फंक्शन है। इसके बाद जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ Minus e to the power minus y. माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई। जो राइट हैंड साइड है
x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, जब आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। क्या एज्यूम करेंगे, एक्स स्क्वायर को p, टी करेंगे। एक्स स्क्वायर को अगर आप p एज्यूम करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dp। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर को p एज्यूम किया तो 2x dx बन जाएगा dp। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो इसके बदले क्या लिख सकेंगे, पूरा जो पोर्शन है क्या आ जाएगा, ये PDP. PDP. इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस p और x dx के बदले क्या लिख सकते हैं, DP by dp 2. बाई 2। ई टू द पावर माइनस p बन गया ये, और x dx के बदले dp बाई 2। इसका इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस p के बदले एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। नाउ c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, देखिए y at x इक्वल टू 0 इज 0। तो x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 0, y के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 0। तो यहाँ पे y के बदले 0, यहाँ पे x के बदले 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 माइनस 1, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 1/2 प्लस c। यहां से आपको c का वैल्यू पता चल गया, कितना आ रहा है c, माइनस हाफ। तो कंडीशन अप्लाई करके आप कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो c का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, c का वैल्यू है माइनस हाफ। अब दोनों तरफ ये माइनस जो 1 है जो वो कैंसिल कर सकते हैं, तीनों में माइनस साइन आया है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो फाइनल रिजल्ट है 2 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। किसी एक ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। सर हम कांस्टेंट कहीं भी ले सकते हैं, y की तरफ या x की तरफ। किसी तरफ ले सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप Okay. प्लस सी इधर भी ले सकते हो, प्लस सी इधर भी ले सकते हो। सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो ये सॉल्यूशन आएगा ये सेम ही आएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने पूछा है दोनों तरफ कांस्टेंट क्यों नहीं लिया गया, ये क्वेश्चन ना हर बैच में कोई ना कोई पूछता ही है। आप अगर दोनों तरफ कांस्टेंट ले भी लेते, इधर भी कांस्टेंट आएगा, इधर भी कांस्टेंट आएगा। सपोज यहाँ पे भी आपने प्लस सी लिया, यहाँ पे आपने C1 लिया प्लस C1, और यहाँ पे आपने लिया प्लस C2, तो दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले आएंगे, तो जो C2 माइनस C1 होगा उसको C एज्यूम कर लिया गया। सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर आप दोनों तरफ कांस्टेंट भी लेते, इधर आपका C1 आप लेते प्लस C1, इधर लेते प्लस C2, आपने C1 को इधर लेके गए तो आएगा C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 एक कांस्टेंट है, उसको C लिख दिया गया। एक ही रिलेशन के अंदर 4-5 कांस्टेंट को अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, अगर उनको आप एक साथ लिख पा रहे हैं। एक इक्वेशन है, इसमें आया a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर,
तो उसको आप a प्लस बी के फॉर्म में क्यों रखेंगे? a प्लस बी एक कांस्टेंट है, उसको c मान लो। ऑलवेज हम मिनिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के फॉर्म में सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर आप कांस्टेंट लिख भी देते हैं, फाइनल सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए कांस्टेंट एक ही तरफ लिखा जाता है। क्लियर वैसे एवरीवन? भी बताइए। इस सॉल्यूशन में एक सिंगल ही तो कांस्टेंट आएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अल्टीमेटली दोनों तरफ जो दो कांस्टेंट्स हैं वो रिड्यूस होके एक ही कांस्टेंट बनेगा इफेक्टिव। बट अगर सर हम बाकी आगे आगे लेक्चर्स में सेकंड ऑर्डर देखेंगे तो उसमें दो कांस्टेंट आएंगे ना। बिल्कुल, मतलब उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते फर्दर। हाँ वही ओके। जैसे यहाँ पे दो कांस्टेंट है, रिड्यूस करके एक बना सकते, सेकेंड ऑर्डर में दो मिनिमम आएगा ही, उसको उसे कम नहीं कर पाएंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये IIT JAM 2015 का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कैसे पता करते हैं। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन और कंडीशन ये है। सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। यस y और x अलग लिखा जा सकता है। वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो 1/y² dy, और x वाले पार्ट को राइट हैंड साइड 1/x dx। तो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। नाउ जस्ट इंटीग्रेशन। सॉल्व करना काफी आसान है। तो ये जो इक्वेशन गिवन है एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा था, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/y² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/y -1/y। और राइट हैंड साइड 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, -1/y इक्वल टू log x प्लस c। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा। नाउ c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। कंडीशन है एट x इक्वल टू 1 y इज 1। तो इसमें x के बदले 1 रिप्लेस कीजिए, y के बदले 1 रिप्लेस कीजिए। c का वैल्यू क्या आ रहा है? x1 y1 -1 -1। log 1 0 होता है, c का वैल्यू आ जाएगा -1। ये आप लिख पाएंगे -1/y इक्वल टू log x -1। तो यहां से आप लिख पाएंगे y इक्वल टू 1/1 - log x। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इक्वल टू 1/1 - log x। आ रहा है ये? Yes, sir. तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंडीशन में तो y इक्वल टू -1 है ना? अच्छा इक्वल टू है। कहाँ पे कंडीशन? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1।
तो ये इस तरीके से आपने सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है द रेंज ऑफ एक्स इन विच वाई इज रियल एंड फाइनाइट। एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई रियल और फाइनाइट होगा, रियल और फाइनाइट होना चाहिए। अब देखिए जो y का एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो तो log x का है ना, हाँ सर। ठीक है। नाउ स्कूल लेवल में हमने पढ़ा था नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड होता है, नहीं सर। डिफाइंड नहीं होता। एक्चुअली वो डिफाइंड होता है बट वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड होता है। जैसे log x इट विल बी ए रियल क्वांटिटी इफ वी टेक पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। तो नॉर्मली आप स्कूल लेवल में पढ़ते हैं जो x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो log x कुछ रियल नंबर आएगा तो हम बोलते हैं वो डिफाइंड है। लेकिन x का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो हम बोल देते हैं नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं होता, बिकॉज नेगेटिव नंबर का log कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, उसको आप रियल नंबर की तरह डिफाइन नहीं कर सकते। ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, दिन 25 में तो हो चुका है, 30 जुलाई बैच में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे नेगेटिव नंबर का अगर आप लॉग कैलकुलेट करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आता है ना कि रियल क्वांटिटी। तो यहां पर x का वैल्यू अगर आपने नेगेटिव लिया, जिस मिनट अगर आपने x का वैल्यू नेगेटिव लिया तो log x कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। तो आप मुझे एक चीज बताइए, y क्या होना चाहिए, रियल। y रियल होने के लिए log x को रियल होना पड़ेगा या कॉम्प्लेक्स, रियल। रियल। तो इसका मतलब है y अगर रियल है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया सॉल्यूशन रियल होना चाहिए, दैट मीन्स जो log x वाला टर्म है इसको भी रियल होना पड़ेगा। अगर log x अगर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा। ये रियल होना चाहिए, और ये रियल कब होगा, इफ x इज पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ए एंड बी। x नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज x नेगेटिव होगा तो log x कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, log x अगर कॉम्प्लेक्स है तो सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें तो नेगेटिव गिवन है, देखो x का वैल्यू, ये हो नहीं सकता। C या D में से कुछ होगा। अब रियल होने के साथ साथ फाइनाइट भी होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, ये फाइनाइट होने का मतलब ये इनफाइनाइट कब बनेगा, एनीवन? जरूर हो रहा है। जब डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, डिनोमिनेटर अगर जीरो बन जाए 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब है दिस क्वांटिटी विल बी और दिस सॉल्यूशन विल बी फाइनाइट इफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, इसका मतलब है log x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, दैट मींस x क्या होगा, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। e टू द पावर 1, नेचुरल लॉग है ना, वन। e टू द पावर 1। अब बताइए e का वैल्यू क्या होता है अप्रोक्सीमेट, 2.718 अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब है x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, तभी फाइनाइट होगा। बिकॉज x का वैल्यू अगर ये हो जाता है तब नीचे वाला पोर्शन जीरो बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो बताओ C या D, 0 to 3 है ना, इसमें तो ये प्रेजेंट है 2.718, देखो इसी रेंज में होगा 2.718, तो ये नहीं होना चाहिए। तो C नहीं हो सकता, करेक्ट ऑप्शन इज D, 3 to इंफिनिटी। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा इन्फिनिटी के साथ, ये भी मिस्टेक है। वी डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी, कौन सा पॉइंट है। तो इन्फिनिटी के साथ नॉर्मली हम
इक्वल साइन कंसीडर नहीं करते। तो x 2.718 नहीं होना चाहिए, तब ये जाके फाइनाइट होगा। और 0 to 3 इस रेंज में ये पॉइंट तो प्रेजेंट है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो पहले आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, फिर चेक करना है रियल कब होगा, फाइनाइट कब होगा। रियल होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले दो ऑप्शन नहीं हो सकते। फाइनाइट होने के लिए x का वैल्यू 2.718 नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 2.718 इसी रेंज में होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Just 1 minute. तो सॉल्यूशन क्लियर है ना इसका? यस सर। बस सर सी तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ln x की 0 पर डिफाइन नहीं होती है वैल्यू। ln x ये log 0 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, 1/∞ 0 बन जाएगा ना। सर तो अगर ln 0 की साइंटिफिक माइनस इन्फिनिटी कैलकुलेटर होता में मैथ्स एरर आता है उसको जब तो करते वो हैं। बिकॉज माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू पता नहीं है ना क्या है, इसलिए वो Yes. एरर दिखाता है। log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, तो अगर आप यहाँ पे x के बदले 0 पुट करते हो तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। देखो 1/∞, y का वैल्यू कितना बन जाएगा? 1/∞, 0। Yes. ठीक है, तो इसको 0 लेके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज log x नीचे है। Yes. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सर इसमें 1 और 2 ये वैल्यू क्यों नहीं आएगा? 1 और 2 मतलब x का वैल्यू अगर 1 और 2 रिप्लेस करेंगे तो उसमें ln का वैल्यू आ रहा है ना, तो बिल्कुल 1 आएगा। तो 1 2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? नहीं गिवन है कहीं। 1 2 तो किसी ऑप्शन में पर्टिकुलर गिवन नहीं है, रेंज गिवन है। इस रेंज के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसपे वो डिफाइंड नहीं आएगा, तो हम रेंज को कंसीडर नहीं कर सकते ना। ओके सर। तो सेकंड कैटेगरी टाइप 2, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन जिनको हम सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन होगा वो सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे अभी जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ओरिजिनल इक्वेशन जो था उसको आप सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनको सेपरेबल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म सेपरेबल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जो ओरिजिनल इक्वेशन है। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक सम सब्स्टिट्यूशन। बाय मेकिंग suitable substitution the given equation can be transformed into separable form।
तो ओरिजिनल इक्वेशन विल नॉट बी इन सेपरेबल फॉर्म, बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेपरेबल फॉर्म। तो सब्स्टिट्यूट करके हम उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहां पे ध्यान रखिएगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये सारे इक्वेशंस में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगाना है ये क्या सब्स्टिट्यूट करने पे वो सेपरेबल फॉर्म में आ सकता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है, सपोज dy dx इक्वल टू दिस, ऐसा फॉर्मेट का एक इक्वेशन है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, dy dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ऐसा एक इक्वेशन है। अब इसमें देखेंगे ये जो टर्म है ना, यहां पे आप x और y को सेपरेबल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा, यहाँ पे x और y तो अलग अलग दिख रहा है, तो सेपरेबल फॉर्म क्यों नहीं है? एनीवन? फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है ना वो। एडिशन है फंक्शन के अंदर। राइट। सेपरेबल का मतलब क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। राइट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन को सेपरेबल फॉर्म नहीं बोला जाता। यहाँ पे एडिशन है, आपको लग सकता है जो एक्स वाई तो अलग अलग दिख रहा है, बट ये एडिशन है, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट इन सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल का मतलब एक्स डिपेंडेंसी वाई डिपेंडेंसी प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो पार्ट है जो सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, इसको एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। तो अज्यूम दैट ax प्लस by प्लस c is equal to a new variable t। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, तो ax का डेरिवेटिव a, by का डेरिवेटिव होगा b इंटू dy dx और c का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू dt dx। तो यहां से dy dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन b dt dx माइनस a। dy dx के बदले आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस dt dx अपॉन a, सॉरी 1 बाई b इंटू dt dx माइनस a। इसे देखिए फायदा क्या होगा, dy dx के बदले आप लिखेंगे 1 अपॉन b इंटू dt dx माइनस a। और राइट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं, टी फंक्शन ऑफ t, f ऑफ t, जो भी फंक्शन रहेगा क्वेश्चन में। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई मतलब ये जो 1 बाई बी है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, माइनस a को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, ये आएगा dt dx इक्वल टू a प्लस b इंटू f ऑफ t। अब आप यहाँ पे बताइए लेफ्ट हैंड साइड किसका फंक्शन है? t का। t का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन a प्लस b इंटू f ऑफ t dt। तो लेफ्ट हैंड साइड t का फंक्शन और राइट हैंड साइड में dx। ये सेपरेबल फॉर्म में नहीं आ गया? यस सर। इसके बाद क्या करना पड़ता है सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। वहां से जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सेपरेबल फॉर्म में चेंज करना, उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया लगाना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करने पे ऐसा सेपरेबल फॉर्म आ सकता है।
नॉर्मली जो एक्स वाई वाला पार्ट होता है ना, जो एक्स वाई का जो भी एक्सप्रेशन रहता है, उसी को कुछ नया वेरिएबल एज्यूम करना होता है। जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने नया वेरिएबल एज्यूम कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ करना होता है, बट फिक्स नहीं है। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट डाउन कर लीजिए। सर इसमें भी वो वाला रूल लगाएंगे ना कि जितना डिग्री है उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा सॉल्यूशन में। वो तो सब में लगाएंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो किसी भी टाइप का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्यूशन में आएंगे, ये फिक्स्ड रूल है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। डन सर। सर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना टी की। हाँ हाँ बिल्कुल, फाइनली जो टी आएगा टी के बदले ये रिप्लेस करेंगे और फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। बेस कंडीशन तो एक्स और वाई के ऊपर है ना, तो टी के बदले ये रिप्लेस करना होगा, फिर कंडीशन अप्लाई करना है। वही, ओके सर। डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कंडीशन जो है इज करेक्ट। इक्वेशन है साइन इनवर्स डीवाई डीएक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और कंडीशन है एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इज π/4। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, साइन इनवर्स डीवाई डीएक्स है, इसको आप लिख सकते हो डीवाई डीएक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको क्या आप सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हैं? नो सर। नो, बिकॉज यहाँ पे एक्स प्लस वाई है ना, साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे आप एक्स और वाई को, एक्स और वाई का जो डिपेंडेंसी है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे, प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में जिसको आप अलग अलग कर पाए। तो जैसे यहाँ पे क्या किया था, मैंने बोला एक्स और वाई का जो एक्सप्रेशन होगा, जो भी ऐसे एक्सप्रेशन दिखेगा उसको एक नया वेरिएबल, यहाँ पे एक्स और वाई का कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, इसको एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी। तो क्या होगा फायदा देखिए, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस dy dx इक्वल टू dt dx। तो यहां से आप dy dx को लिख सकते हैं dt dx माइनस 1। तो x प्लस वाई के बदले t रिप्लेस करेंगे और dy dx के बदले रिप्लेस करेंगे dt dx माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड dt dx माइनस 1, राइट हैंड साइड साइन ऑफ t, ये आ जाएगा dy dx, so dt dx is equal to 1 plus sin t। वन प्लस साइन टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में या साइन स्क्वायर के फॉर्म में, कुछ पॉसिबल है लिखना? 1 plus cos 90 minus t।
उसका फायदा क्या होगा? 1 plus cos 2 cos Sin x टू x square sin t थीटा by 2. 2 sin t by 2 cos t by 2 कर देंगे sin t की जगह और 1 की जगह sin स्क्वायर। बिल्कुल, उसमें cos t प्लस हाँ, sin t होल स्क्वायर आएगा। यस सर उसमें फार्मूला बन जाएगा उसमें a plus b cos स्क्वायर। बट उसमें सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेशन सॉल्व करना, बेसिकली आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना यहाँ पर। ये सेपरेबल फॉर्म में तो आ गया, यस सर यस। ये आ गया 1/1 प्लस साइन टी dt और राइट हैंड साइड आ गया dx। ये सॉल्व द इंटीग्रल। क्या सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो x आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। लेफ्ट हैंड साइड सर लेफ्ट हैंड साइड को नीचे सब्स्टिट्यूशन 1 minus sin t मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। राइट। 1 नीचे क्या है? 1 प्लस साइन टी, तो ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन टी, जैसे रैशनलाइज करते हैं ना उस टाइप का कुछ कैलकुलेशन। ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। मैं क्या किया? ऊपर नीचे 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो दैट इंटीग्रेशन कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाए। 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन टी और नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन टी ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर टी। नाउ इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर टी एंड माइनस साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी। इसको आप क्या लिख सकते हो? चेक करो। साइन बाई कॉस को tan लिख सकते हैं और एक जो 1 बाई कॉस बचेगा उसको सेक टी, सेक टी इंटू टेन टी। तो इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख पाएंगे। इससे क्या होगा? इंटीग्रेशन कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहले आएगा सेकेंड स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी माइनस टेन टी इंटू सेक टी। इन दोनों का फॉर्मूला पता है ना इंटीग्रेशन का? और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10t टेन टी, और टी के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? x plus y x प्लस वाई जो एज्यूम किया था, माइनस टेन टी सेक टी। इंटीग्रेशन क्या होता है? sec t सेक टी, टी के बदले x प्लस वाई। और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x प्लस टी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अप्लाइंग द गिवन कंडीशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चेक कीजिए c का वैल्यू कितना आ रहा है, और यहाँ पे किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आप ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, यहाँ से आपको c का वैल्यू पता चलेगा। x के बदले 0 रिप्लेस करेंगे, y के बदले पाई बाई 4। यहाँ पे आ जाएगा टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 कितना होता है? 1। यहाँ पे आएगा सेक पाई बाई 4।
sec pi by 4 कितना होता है? Root रूट 2। और x तो 0 है, c का वैल्यू आएगा 1 माइनस रूट 2। प्लीज चेक आ रहा है क्या? Yes, sir. c का वैल्यू है 1 माइनस रूट 2। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज ट्राई दिस। क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये गिवन है, कंडीशन तो वो तो कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए है। इसको आप सेपरेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। जो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में टर्म्स है ना, उसको थोड़ा डिलीट करने की कोशिश करो। लेफ्ट में जो टर्म्स है, राइट में जो टर्म्स है, इनको थोड़ा डिलीट करने की कोशिश करो। रिलेशन है उनके बीच। सर v वेक्टर करके पुट करना पड़ेगा सर, y इज इक्वल टू x। ये तो डेरिवेटिव एक्स वाई है ना। फर्स्ट ये में जो- सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है। ये जो ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव वाला टर्म है, इसको आप किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हैं? एक्स वाई एक्स वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, यही दो टर्म्स आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, इसको आप लिख सकते हो x इंटू वाई का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, यही आ जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड, ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, इसको आप किसका डेरिवेटिव लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई का, डी डी एक्स ऑफ x प्लस Y. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये दोनों साइड में जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, उनको आप किसके डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। ना यहां पे अगर आपने जो एक्स वाई है, इसको p एज्यूम कर लिया और x प्लस वाई को v एज्यूम कर लिया, q सॉरी, p q या u v जो भी है। तो x प्लस वाई को q एज्यूम किया, x इंटू वाई को p एज्यूम कर लिया। इससे फायदा क्या होगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई होल स्क्वायर के बदले क्या आएगा? q स्क्वायर इंटू dp dx। राइट हैंड साइड एक्स वाई के बदले p इंटू dq dx। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर, एक तरफ p लेके आइए, एक तरफ q, तो 1 अपॉन p dp, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 अपॉन q स्क्वायर dq। एक तरफ p का फंक्शन, एक तरफ q का फंक्शन, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। ना 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन क्या होगा? log p, और 1 अपॉन q स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस वन बाई क्यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से आपका सॉल्यूशन आएगा, जो एज्यूम किया था वो रिप्लेस कर दीजिए, log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई
plus c. This is the general solution of the differential equation. c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है. कंडीशन इज दिस, x इक्वल टू 1 पे c का y का वैल्यू 1 है, तो x के बदले 1 रिप्लेस करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है ये x का वैल्यू है, और y के बदले भी 1 रिप्लेस करेंगे. तो यहां से चेक कीजिए c कितना आ रहा है. 1/2 1/2. c का वैल्यू आएगा 1/2. x के बदले 1, y के बदले 1, इधर आ जाएगा log 1 0, और यहाँ पे आएगा -1/2, इधर लेके जाएंगे तो c का वैल्यू आएगा 1/2. तो यहां से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा. फाइनल आंसर है log of xy plus 1 upon x plus y is equal to 1/2. This is the final solution. Clear everyone? सर बताइए. सर जो हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है सर, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्या? नहीं, नॉर्मल डेरिवेटिव ही. क्योंकि सर उसमें x को ये प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट में तो ऐसा ही करते हैं. हाँ ओके सर. एक को कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव. प्रोडक्ट रूल है. तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे. किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. सर यहाँ पर जो इंटीग्रेट किया है 1/p dp, उसको अगर RHS के साइड पे ले जाए और प्लस सी कर दे, तब तो सी का वैल्यू माइनस में आ रहा है. माइनस आप फाइनल सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस आ रहा है? जी माइनस अब आ रहा है. आप सी किस तरफ ले रहे हैं? मतलब जो आपने जो लिया है LHS पे 1/p dp के इंटीग्रेट किया है, मैंने उसको आउट अलग साइड पे ले लिया है. फर्स्ट लाइन पे जो किया है ये प्लस सी को जी, तो प्लस सी को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या आएगा सी का वैल्यू? इसी की बात कर रहे हैं ना, प्लस सी को इधर लेने के लिए. जी. तो वहां पे सी का वैल्यू आ कितना रहा है? माइनस ऑफ. तो माइनस आपको फिर से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हाफ ही तो आएगा. सेम ही तो बात है. इधर है तो प्लस हाफ, अगर आप सी को इधर लेते हैं तो माइनस हाफ आएगा. माइनस हाफ को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हाफ ही तो आएगा. ऐसा आया है. फाइनल सॉल्यूशन तो सेम ही आ रहा है, चेक कीजिए. मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सी के वैल्यू के नहीं. हाँ सर. बताइए. सर कोई क्वेश्चंस में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो log c भी ले लेते हैं सर, उससे भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता ना? नहीं, वो सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए है. फाइनल आंसर विल बी सेम. ओके. नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, किसी एक इंटीग्रेशन में अगर लॉग आ जाता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट को भी log a अज्यूम कर लेते हैं या log c अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, फाइनल रिजल्ट विल बी सेम. आप log c अज्यूम करो या सिर्फ c अज्यूम करो. ओके सर. सर बताइए. तो x into y था सर, तो मैंने इसको ऐसा सोचा था कि x और y है तो x की जगह ऐसा v/y करके पुट कर दे, तो उससे नहीं होगा? सडनली दिमाग में कैसे आएगा v/y पुट करना? सर मल्टीप्लाई था तो मैंने देखा कि y कट जाएगा और इधर भी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, लेकिन उससे फिर वो एक x² वाला टर्म आ जाएगा नीचे में, तो अलग नहीं हो रहा था. मतलब इसके अलावा नहीं कर सकते हम? ये आसान तरीका है, हो सकता है पॉसिबल हो. उसमें आपको पहले एक बार dy dx इक्वल टू क्या आ रहा है वो पूरा चेक करना पड़ेगा. -1/s नहीं, जैसे यहाँ पे भी dy dx है, यहाँ पे भी dy dx है. हम्म. आप इन दोनों dy dx को एक साथ लिख के देखो, जो dy dx इक्वल टू क्या आ रहा है. मतलब सर
इसमें dydx इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, dydx इक्वल टू व्हाट, अच्छा इसको इस फॉर्मेट में लिखिए। ये यहाँ पे तो दोनों तरफ dydx है ना, हाँ सर इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लाइए, dydx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फिर हो सकता है कोई दूसरा टाइप भी इसमें अप्लाई हो जाए, जैसा हमने अभी तक तो अभी सेपरेबल ही पढ़ा है, लीनियर हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, बट उसके लिए आपको पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये देख के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई दूसरा मेथड एप्लीकेबल है या नहीं। ओके सर। तो ये प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा ना इवेंचुअली। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से पता चलता है जी, इक्वेशन देख के इसमें ये लग सकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम कम लगेगा आइडेंटिफाई करने में। ओके थैंक यू सर। हेलो सर, बताइए। आपने कहा था लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा डिग्री 1 होगा, तो इसका भाई सर से भी ट्रू है क्या? नो, डिग्री 1 होने का मतलब वो लीनियर होगा जरूरी नहीं। ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल ऐसा डिस्कस किया है स्टार्टिंग में, देखिए जो ऑर्डर और डिग्री वाला पार्ट था उसमें, जस्ट 1 मिनट, ये वाला। आप मुझे बताइए इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1। 1 है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा बिकॉज dy dx का पावर कितना है? 3। सबका पावर 1 होना चाहिए था ना, तो Yes, sir. डिग्री 1 होने का मतलब ही वो लीनियर होगा जरूरी नहीं। सर डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। डिग्री 1 का मतलब क्या? डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। डिग्री पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फ्रैक्शनल भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो एक अलग ही टॉपिक है मैथमेटिक्स का। हम जो यहाँ पे फिजिक्स में यूज करते हैं उसका डिग्री जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.